नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। बहुत स्वागत है आप सबका। 9 महीने में 41 निर्दोष निहत्थे ग्रामीणों की हत्या, ये आंकड़ा है साल 2020 की शुरुआत से लेकर अब तक नक्सलियों के बस्तर में ग्रामीणों को मुखबिर बताकर मौत के घाट उतारने का। एक तरफ नक्सलगढ़ में बढ़ती फोर्स की ताकत, भीतर तक बनते पुलिस कैंप का असर, और दूसरी तरफ नक्सली लीडर्स का लगातार सरेंडर करना और उनका घटता प्रभाव। क्या इस बात की बौखलाहट में नक्सली निर्दोष ग्रामीणों को जन अदालत लगाकर मौत बांट रहे हैं? और उससे भी बड़ा सवाल ये कि अब इनसे कैसे निपटेगी सरकार, निहत्थे ग्रामीणों को कैसे बचाएंगी फोर्सेस? कोरोना काल में बस्तर के जंगलों में नक्सलियों की जन अदालत मौत बांट रही है। फोर्स के आक्रामक तेवर और अपनी कमजोर होती पकड़ को भय से मजबूत करने के लिए नक्सली निर्दोष ग्रामीणों की बलि ले रहे हैं। आंकड़े बताते हैं कि नक्सली लीडर बौखलाहट में हैं और अब जन अदालतें लगाकर स्थानीय ग्रामीणों में दहशत फैलाने के लिए उन्हें मुखबिर बताकर उनकी हत्या कर रहे हैं। इस साल कुल मिलाकर 41 नागरिकों की निर्मम हत्या नक्सली कर चुके हैं। बीते 2 महीने में अकेले बीजापुर में 13 ग्रामीणों को मौत के घाट उतारा गया। दरअसल इसके पीछे बड़ी वजह फोर्स का कोर एरिया में पहुंचना है। इसके अलावा अंदरूनी इलाकों में पुलिस के नए कैंप भी लाल लड़ाकों को बेचैन कर रहे हैं। विगत 20 वर्षों में सीपी महोदय द्वारा 1700 से अधिक निर्दोष आदिवासी ग्रामीण को पुलिस की मुखबिरी के शक पर हत्या की गई थी। इसमें अधिकतम बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर इन जिला से बिलोंग करते हैं। सीपी महोदय कभी भी कमज़ोर पड़ते हैं, उनकी ताकत कम होते, तभी वो लोग सॉफ्ट टारगेट के ऊपर अटैक करना, जैसा निर्दोष ग्रामीण को मारना, पीटना, हत्या करना, इलाके में एक आतंकी वातावरण, एक भय का वातावरण निर्मित करने की कोशिश करते। नक्सलियों की बौखलाहट का असर वैसे तो पूरे बस्तर में दिख रहा है, लेकिन अचानक बीजापुर माओवादियों की जन अदालत में हो रही हत्याओं का केंद्र बन चुका है। दरअसल अबूझमाड़ से लगे नए इलाकों में माओवादी अपना दबदबा कायम करने की कोशिश में हैं और इसके लिए बीजापुर एक महत्वपूर्ण सेंटर है। इसके अलावा ये तेलंगाना महाराष्ट्र की सरहद पर एक बड़ा कॉरिडोर भी है। नक्सलियों के ऊपर पुलिस का दबाव बना है, तो और यही कारण है कि जो है वो जो है पब्लिक के बीच में जो है उसके जो है पब्लिक को ही जो है निशाना बना कर तो पब्लिक के बीच में एक भय का वातावरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जनताना सरकार की ताकत बढ़ाने के लिए एक ओर जहां नक्सली बस्तर में खूनी खेल खेल रहे हैं, तो दूसरी ओर इसे लेकर सियासत भी तेज है। सरकार की नक्सलियों के प्रति जो रुख है और सरकार जो लगातार नक्सलियों के बीच में फोर्स घुस रहा है, उसके कारण वो बौखला कर ऐसा कर रहे हैं। ये नक्सलियों का कायराना हरकत है और हमारी फोर्स बराबर सर्चिंग कर रही है, लगातार लोहा ले रही है, लगातार नक्सलियों को खदेड़ भी रही है, गिरफ्तार भी कर रही है, उनको किले ध्वस्त भी किए जा रहे हैं। प्रदेश में लगातार नक्सली घटना बढ़ती जा रही है। इससे पूरे बस्तर में एक तरफ नक्सलियों का मनोबल बढ़ा हुआ है, दूसरे तरफ आम नागरिक का मनोबल घट रहा है। सरकार के जो क्रियाकलाप है नक्सलियों को लेकर के संदिग्ध है, न कोई ठोस उपाय कर रहे हैं, न ही उसके निराकरण के प्रयास हो रही है। बहरहाल माओवादियों का आक्रामक होना, जन अदालत लगाकर निर्दोष ग्रामीणों की निर्मम हत्या करना कहीं ना कहीं इस बात का इशारा करता है कि पिछले कुछ समय से नक्सलगढ़ में फोर्स लाल लड़ाकों पर भारी पड़ी है। ऐसे में तय है कि अपना दबदबा कायम करने के लिए और भय को जिंदा रखने के लिए नक्सली बस्तर को लहूलुहान करते रहेंगे। देखना यह है सरकार और इस इलाके में तैनात फोर्सेस इस चुनौती का सामना कैसे करते हैं। नरेश मिश्र, IBC 24, जगदलपुर। तो नक्सलियों का ये जो रक्त चरित्र है, जिसमें निर्दोष ग्रामीणों को सॉफ्ट टारगेट को जो पुलिस और फोर्सेस भी मानती हैं कि उनको अपना निशाना बनाते हैं, लगातार उनके बीच पहुंचकर जनताना सरकार लगाकर उनको मौत का फरमान सुनाते हैं, और ये सब कुछ पुलिस का मुखबिर होने के शक में
करना बताते हैं। इन सब के बीच ये जो आंकड़ा है कि अब तक साल के इतने ही हिस्से में 41 निर्दोषों की जान जा चुकी है, इस पर लगाम कैसे कसेंगे, क्या इनके खिलाफ रणनीति होगी, किस तरीके से आगे कदम बढ़ाए जाएं कि इस पर अंकुश लग सके, इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ एक पैनल जुड़ा, आप देख रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से वरिष्ठ नेता राजेंद्र तिवारी जी जुड़ गए। नमस्कार तिवारी जी, स्वागत है आपका। केदारनाथ गुप्ता जी हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। नमस्कार केदार जी, आपका भी स्वागत है। और मनीष गुप्ता जी, नक्सल मामलों के जानकार और इस इलाके में लंबे समय से रिपोर्टिंग करते आए हैं, एक लंबा तजुर्बा रखते हैं। आप तीनों का इस मंच पर बहुत स्वागत है। सबसे पहले मनीष गुप्ता जी, सवाल आप ही से है। पिछली बार भी जब कभी हम नक्सलवाद को लेकर चर्चा करते थे तो दो हिस्सों में हमने बातचीत की। पहला ये कि नक्सलियों की कमर टूट रही है दो वजह से, एक तो जगह जगह पुलिस कैंप स्थापित हो रहे हैं और दूसरा उनके लीडर्स जो हैं, जत्थे जो हैं, सरेंडर कर रहे हैं। लेकिन ये जो निर्दोष ग्रामीणों की हत्या, जो पुलिस भी कहती है कि वो सॉफ्ट टारगेट हैं इसीलिए ऐसा कर रहे हैं, सबको सब कुछ पता है, लेकिन अंकुश इस पर कैसे लगेगा? अगर इतनी संख्या में वहां पर फोर्स अंदर तक जा रही है तो फिर निर्दोष ग्रामीणों को बचा क्यों नहीं पा रहे? देखिए, अभी जैसा आपने सवाल किया कि इतनी फोर्स होने के बाद लगातार वारदातें क्यों हो रही हैं, और ये वारदातों में अभी हाल के दिनों में इसमें वृद्धि हुई है। तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं ये जो आंकड़े हैं, जिस ढंग से लगातार जन अदालतें लग रही हैं, जिस ढंग से निरीह ग्रामीणों को और सुरक्षा बलों को नक्सली निशाना बना रहे हैं, ये कहीं ना कहीं फोर्स के औचित्य पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। आज जितनी बड़ी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्स, स्टेट फोर्स और छत्तीसगढ़ आर्म्ड फोर्स के जवान जो है बस्तर के बीहड़ों में तैनात हैं, मुझे लगता है कि ये अपने आप में इतनी बड़ी संख्या मुट्ठी भर नक्सलियों को नियंत्रित करने के लिए काफ़ी होती। पर जिस ढंग से घटनाएं हो रही हैं वो लगता है या तो फोर्स का सही उपयोग नहीं हो रहा है, या फिर फोर्स के जो कैंप अंदरूनी इलाकों में स्थापित किए गए हैं वो कैंप जो है उनके स्थान को लेकर के अब सवालिया निशान लगने लगे हैं कि क्या फोर्स के कैंप कोर इलाके में हैं, उन इलाकों में लगे हैं जिन इलाकों में नक्सलियों का मूवमेंट होता रहा है, ये कैंप उन इलाकों में हैं जिन इलाकों में नक्सली अपने आवागमन के लिए जिन रास्तों का उपयोग करते रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर के मुझे लगता है फिर से विचार करने की जरूरत होगी, क्योंकि आमतौर पर अभी तक हम लोग ये देखते आए हैं कि जो सेंट्रल फोर्सेस हैं और स्टेट फोर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन की कमी रही है, जिसकी वजह से कई इलाके ऐसे हैं जहां पर चूंकि फोर्स का जो मूवमेंट है या फोर्स के कैंप का निर्धारण छत्तीसगढ़ पुलिस को करना है, जिन इलाकों को उन्होंने तय किया है, जिन इलाकों को उन्होंने चिन्हांकित किया है, उन इलाकों से इतर केंद्रीय सुरक्षा बल के कैंप स्थापित हुए हैं। इसके बीच में कई बार विवाद की स्थिति आई है और अभी जिस टाइप से घटनाएं हो रही हैं, ये कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के मुझे लगता है इस विषय पर भी अब विचार करना चाहिए कि कैंप की जो लोकेशन है, कैंप जिन इलाकों में स्थापित किए गए उन इलाकों में सही तरीके से देखा जाए कि ये वहां पर कारगर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि लगातार जो घटनाओं में वृद्धि हो रही है, इनको हम ये कह करके नकार नहीं सकते कि नक्सली जो है वो हतोत्साहित हो गए हैं और अपनी भड़ास मिटा रहे हैं। भाई मर तो रहे आदिवासी ना, तो आदिवासियों की रक्षा करना भी सरकार का और पुलिस का दायित्व है। ऐसी स्थिति में हमको इन सब चीजों से परे उठ करके पहले लोगों की सुरक्षा, जान माल की रक्षा के विषय में हमको विचार करना पड़ेगा और उसके बाद ऑपरेशन चला करके कहीं ना कहीं माओवादियों का जो मनोबल बढ़ा है उसको हतोत्साहित करने की जरूरत है। इस दिशा में पुलिस को अपनी समग्र रणनीति पर पुनर्विचार करते हुए नक्सलियों के खिलाफ एक प्रभावी कार्रवाई करने की जरूरत महसूस हो रही है। राजेंद्र तिवारी जी, सत्ता पक्ष ने जितनी कोशिश की एक फेथ बिल्डअप करने की, एक भरोसा जगाने की, इस पर भी कुठाराघात तब हो जाता है कि पूरा गांव आपके साथ किसी कैंपेन मूवमेंट से जुड़ा, आपके साथ आया, विश्वास आपने कायम किया, लेकिन एक ग्रामीण की, जिसमें कोई अलग अलग सेवाओं को देने वाले लोग हैं, भोले भाले ग्रामीण जो किसी सेवा में नहीं है, अगर उन निर्देशों को मुखबिर बताकर उनकी हत्या होती है तो एक भय और एक फेथ बिल्डिंग का जो लंबा प्रोसेस चला उस पर कुठाराघात होता है और जान जाती है स्थानीय लोगों की। कैसे इससे निपटेंगे? क्या इसके लिए आप किसी नई रणनीति की आवश्यकता नहीं है?
देखिए मेरी बड़ा गंभीर विषय है, क्योंकि एक भी निरीह आदिवासी की हत्या हो तो कम से कम भूपेश बघेल जी की संवेदना को वो चुनौती हो और वो उसको बेहद गंभीरता से। मेरी इस संदर्भ में गुप्ता जी की अपनी राय होगी, अधिकार है और निष्पक्ष उनका दृष्टिकोण होगा, ऐसा मैं मान करके चलता हूँ। मगर मेरी जो तमाम लोगों से बात हुई है, मैंने इस मामले में श्री ताम्रध्वज साहू से लंबी बात किया, वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, पिछले कई दिनों से लगातार बात कर रहे हैं। मेरी सुंदर राजन जी से बात हुई, बड़े जाबाज और बड़े अच्छे अधिकारी हैं, फील्ड में लगातार दौरा कर करके परिस्थिति की जानकारी लेते रहते हैं। मेरी नक्सल उन्मूलन के मुखिया अशोक जुनेजा जी से बात हुई और इसके अलावा मेरी पार्टी के तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं, जो सांसद हैं और विधायक हैं, दूर दराज इलाके में है, उनसे लंबी बात हुई और उसके बाद मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहूंगा। इस सारी बातों के निष्कर्ष के बाद मैं किसी एक पक्ष को देख करके बात नहीं रखना चाहूंगा। दरअसल क्या हुआ, अगस्त में जिस तरह से सुरक्षा बलों ने ताबड़तोड़ हमले किए नक्सलाइट लोगों के ऊपर और बाद में इस बात की जानकारी भी हुई कि करीब 22 नक्सलियों की मौत हुई, बहुत से लोग जाकर के उड़ीसा में मरे। इसके बाद में जिस तरह से लगातार दबाव पड़ता रहा हमारे जवानों का, एक कारण वो है। दूसरा बहुत बड़ा कारण, जिस तरह से अभी बस्तर के पूरे इलाके में जबरदस्त बाढ़ आई और कोरोना संक्रमण तो पूरे देश में फैला हुआ है, बस्तर कोई उससे अछूता तो है नहीं। वहां पर जिस तरह से प्रशासन, जिला प्रशासन और पुलिस बल के बीच में जो तालमेल स्थापित हुआ और दूर दराज इलाके में दवाइयों की व्यवस्था, स्वास्थ्य विभाग ने तो लाजवाब काम किया। अभी परसों मैंने एक अखबार में फोटो देखा, कमर तक पानी के बाद पुलिस कर्मियों के साथ जाकर के गांव के लोगों को दवाई देने का काम कर रहे हैं। गर्भवती महिलाएं जो वहीं पर मर जाया करती थी, उनके इलाज की व्यापक व्यवस्था हो रही है। अगर बाढ़ आई है तो उन लोगों को स्थायी रूप से ले जा करके दूसरे स्थान पे उनके भोजन की और रहाइश की व्यवस्था हुई है। इन सारी बातों को के कारण भी नक्सली बहुत ज्यादा बौखलाए हुए हैं कि हमको जो सहानुभूति तथा कथित सहानुभूति इससे मिलनी चाहिए, उसकी बजाय तो अब राज्य सरकार इस तरह का काम कर रही है कि ये राज्य सरकार की ओर आकर्षित हो रहे हैं। और उसी का परिणाम ये हुआ पुलिस जी कि पिछले एक साल के भीतर बहुत बड़ी संख्या में नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया और वो बदस्तूर जारी है, लगातार जारी है। और इसमें जिन लोगों ने आत्मसमर्पण किया वो छोटे मोटे लोग नहीं थे, उसमें 5 लाख से लेकर के उससे बड़ी राशि तक के इनामी नक्सली थे। तो बौखलाए हुए हैं क्योंकि उनकी हिम्मत नहीं है कि वो आकर के कोर्ट के सामने मुकाबला कर सकें। लेकिन एक्सपर्ट को भी आपने सुना तिवारी जी, वो कहते हैं कि केवल बौखलाहट से हम इतनी हत्याओं को जो निर्दोषों की हुई हम इसको छोड़ नहीं दे सकते। ये बात ठीक है कि नक्सलियों की कमर टूटी, ये बात ठीक है कि ऑपरेशन बड़े अंदर तक फोर्सेस गई, लेकिन इतनी लंबी प्रोसेस, इतना अच्छा काम जो आप गिना रहे हैं, इसके बाद एक हत्या, उसकी दहशत, उसको भी हम साफ या नकार नहीं सकते। हम उनको भी ये बात कहें कि कुछ उसके लिए करना पड़ेगा, कुछ उसके लिए ठोस और नई रणनीति चाहिए पड़ेगी, यही सवाल था। एक मिनट आपके पास वापस लौटूंगा। केदारनाथ गुप्ता जी, जितने प्रयास वहां पर हो रहे हैं पुलिस के, फोर्सेस के, सरकार के, प्रशासनिक मशीनरी के, इसके बावजूद ये जो 41 अब तक का आंकड़ा है, क्या आपको लगता है कहीं कोई चूक है रणनीतिक तौर के ऊपर या एक नई रणनीति की आवश्यकता है? देखिए, चूक तो क्या है, कोई काम ही नहीं किया। इन्होंने सत्ता में आते ही कांग्रेस ने नक्सलवादियों को एक ब्रेड बटर जैसी बात की कि हम बात कहेंगे और ये बात 4 स्तर पे करेंगे। और वही आज राजेंद्र भैया जो हमारे मार्गदर्शक है वो कह रहे थे मैंने इससे बात की, उससे बात की, उससे बात की, उससे बात की। तो राजेंद्र भैया भी बात कर रहे हैं और इनकी सरकार भी आते ही कही कि हम नक्सलवादियों से और 4 स्तर पे बातचीत करेंगे। अरे भाई, इस सबसे कुछ नहीं, नक्सलियों की कमर टूटी है। कमर टूटी थी पुलिस के नौजवान जब 2016 से 2018 तक लगातार मांद में घुस के प्रहार 1, 2 और 3 कर रहे थे। वो चिंता गुफा में जब आक्रमण हुआ था और 56 घंटे लड़ाई चली थी, मुझे याद है 2017 में, और कई नक्सली मारे गए थे, हमारे 3 जवान शहीद हुए थे। जो एलओसी कही जाती है, बारसूर के पास जो सातधार नदी है, जो हमारी एलओसी कही जाती है, नक्सलवादी और पुलिस के बीच में जहां से नक्सलवादी प्रवेश करते हैं,
उस लाइन को पहली बार पुलिस के नौजवानों ने क्रॉस किया और अबूझमाड़ में घुसकर मारा नक्सलवादियों को, तब टूटी थी उनकी कमर। और इनकी सत्ता में आते ही ये 4 स्तर पे बातचीत करने लग गए, ये लोन वराटू में लग गए। अरे पहले भी आत्मसमर्पण कर रहे थे नक्सली, पहले भी आत्मसमर्पण कर रहे थे। या लोन वराटू, अरे भाई ठीक है वो भी करिए, पर जब तक नक्सलियों की मांग में घुस के उन्हें मारेंगे नहीं, तब तक वो चेतने वाले नहीं है। 2 वर्षों में 90 लोग कह रहा हूं मैं, आंकड़े के साथ मारे जा रहे। अरे जनता के साथ साथ वहां के रेंजर रामरथ पटेल को क्यों मार दिया? क्या वो अधिकारी और फोर्सेस तो वही हैं केदारनाथ गुप्ता जी, अधिकारी भी वही है, फोर्सेस भी वही हैं, वही जवान है, और कैंप भी वही स्थापित कर रहे हैं। फेथ बिल्डिंग के लिए कई सारे कार्यक्रम भी वही डिजाइन करते हैं। मैं वही कह रहा हूं पुनीत जी, राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है इस सरकार की। इन्होंने पहले ही कह दिया कि हम बात करेंगे, कहते हैं चलिए क्या ये राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है? सवाल लेकर मैं जाऊंगा तिवारी जी के पास में भी। जी मुझे 5 सेकंड और दीजिए। जी चलिए ले लीजिए 5 सेकंड, वो बोलिए अपनी बात कहिए। लगातार जो 600 मोबाइल टावर डॉक्टर रमन सरकार ने वहां स्थापित किए थे, उससे जो नेटवर्क चल रहा है उसके कारण ये नक्सलवाद कंट्रोल हुआ है। और जो विकास, जो रोडें बनी है यहाँ से वहां तक, जब जाके कैंप बन रहे हैं, ये क्या 20 महीने में इतना काम कर दिए? ये खाली बात के वीर है। थोड़ा सा हैरान करता है, एक तरफ हम कहते हैं कि इस मुद्दे पर कम से कम हम राजनीति नहीं करेंगे, लेकिन इसमें राजनीतिक कमेंट और दल जरूर नजर आने लगे। राजेंद्र तिवारी जी, सीधे आप ही के पास में आ रहा हूं। इच्छा शक्ति की कमी और जो असर दिख रहा है वो पिछली गवर्नमेंट का काम था, अभी तो केवल बातचीत में बिजी है, सीधे एक्शन क्यों नहीं? इन तीनों बातों का जवाब दे दीजिए। जी हाँ, सबसे पहले तो ये मेरी आदिवासी की हत्या का मामला है, जिसको लेकर के श्री भूपेश बघेल जी बेहद संवेदनशील है, मगर मेरे भाई केदार गुप्ता ने इसमें राजनीतिक उछलने की कोशिश की है। तो मैं थोड़ा सा कुछ बात उनकी स्मृति के लिए याद दिलाना चाहूंगा। 2018 में केंद्र की सरकार ने यह वादा किया था कि हम 7 बटालियन आपको देंगे। अभी भूपेश बघेल जी ने कुछ दिन पहले ही चिट्ठी लिखी है केंद्र सरकार को कि हमारी जो 2 बटालियन वहां ले गए थे जम्मू कश्मीर में, अब वो खाली हो गई है भाई, अब उसको हमारे यहाँ देने की कोशिश करें 7 बटालियन को। एक बटालियन में 1100 लोग होते हैं पुलिस जी। इस तरह से लगभग 7500 हमारे सुरक्षा बलों की नियुक्ति यहाँ होती, जिसकी खास तौर से नियुक्ति जो मेरे उच्चाधिकारियों से और बाकी लोगों से बात होने के बाद ये निष्कर्ष निकलता है कि बीजापुर में और सुकमा में उनकी नियुक्ति होती। तो आज तक केंद्र सरकार ने उनको भेजने का काम नहीं किया। जहां तक 600 टावर लगाने की बात की, 600 नहीं है केदार भाई, 550 टावर है, हम स्वीकार करते हैं, मगर उसके साथ ही 1000 टावर और लगाने की बात की थी। आज अगर वो 1000 टावर लग गए होते तो कम से कम टूरिस्ट इलाके में बच्चों को पढ़ने लिखने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती। तो ये केंद्र की सरकार, मैं आपको उल्लेखनीय बात बताना चाहूंगा पुनीत जी कि हमारे यहाँ के प्रभारी हैं पीएल पुनिया जी, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उत्तर प्रदेश से, मगर गाहे बेगाहे समय असमय जब उसी समय मिलता है वो छत्तीसगढ़ की समस्या को उठाते हैं। कल उन्होंने राज्यसभा में इस मामले को उठाया कि हमारी जो 7 बटालियन सीआरपीएफ दिया है उसको कम से कम छत्तीसगढ़ भेजने का काम करें। पुनिया जी दूसरे प्रांत के होकर के छत्तीसगढ़ के लिए लगातार प्रयत्नशील रहते। 128 पेज की किताब भूपेश बघेल जी ने प्रकाशित किया। केवल सत्र के दौरान जो लोकसभा राज्यसभा का सत्र चल रहा था उसके दरमियान 18 बिंदुओं को लेकर 128 केदार जी कुछ आपसे कहना चाह रहे हैं। पन्नों की किताब दिया और इससे पूछने हुआ था कि हमारे जो राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य भारतीय जनता पार्टी के उन्होंने इस मामले में सामने प्रयास किया कि नक्सलाइट भैया थोड़ा शांति रखिए। जी जी केदार जी अपनी बात कहिए अपनी बात कहिए। 7 बटालियन की जो बात राजेंद्र भैया कह रहे हैं, एक तरफ ये पूरे कांग्रेसी कहते हैं कि जब से हमारी सरकार आई है नक्सलवाद खत्म हो रहा है, बैकफुट में जा रहा है, फिर 7 बटालियन भी मानते हैं। किस लिए मांग रहे हो भैया? आप तो कह रहे हो ना शांति है, नक्सलियों की कमर टूट गई, तो क्यों मांगते हो? मैंने भी आज अखबार में पढ़ा कि पुनिया जी ने 7 बटालियन मांगी है, क्यों मांग रहे हैं? क्या हो गया आप छत्तीसगढ़ में? ये कहते हैं वापस गई थी, वापस जम्मू कश्मीर में खाली हो गई है, उसको ये मांग रहे हैं। 2008 से मांग थी, पर डॉक्टर रमन की सरकार ने
बिना उन बटालियनों के कंट्रोल पाया। प्रहार ठीक है। 1, 2, 3 छत्तीसगढ़ की पुलिस ने किया। अरे वही डीजीपी है माननीय ठीक है, अवस्थी साहब, बिना उसके जो पहले कंट्रोल कर थे, लिया, आज आप क्यों भी नहीं है। तिवारी जी? अरे तिवारी जी। हाँ, क्यों मैं तिवारी आपको तिवारी बता जी, रहा हूं। 5 बटालियन मेरी बात आप आप मान सुन रहे हैं लीजिए। क्या नक्सलवाद मजबूत हो रहे हैं? इनका एक तरफ शासन कहते हैं था नक्सलवादियों तो की सैकड़ों की गिरफ्तारी संख्या में दूसरे उनकी तरफ कहते हैं 7 बटालियन को लाओ। मेरे आज पास जब प्रभारी पूरा पुलिस वहाँ राज्यसभा में कहते विवरण हैं, बताता अरे चलूं यहाँ क्या मैं आपने बताया आपको, गृहमंत्री और को उसमें इतनी कि भाई कमी आई है नक्सलवाद पुलिस की कंट्रोल में कि नहीं है। अब वो जो आप उनकी बात कर रहे हो शहर में संख्या राज्य में सबसे सैकड़ों में भारतीय जनता विधायिका पार्टी के मैं शासन पुलिस हुआ को बताना करती चाहता हूँ, वो घट करके अब ढाई पे आई ठीक है। है, ठीक है। हम उसको इकाई में लाएंगे। मैं फिर दोहराऊंगा कि इस मुद्दे पर कम से कम राजनीतिक एंगल ना होते तो बेहतर होता। एक आखिरी सवाल हमारे साथ मनीष गुप्ता जी। मनीष जी, एक इच्छा शक्ति और बातचीत के तरीके को लेकर मौजूदा सरकार पर कई बार प्रहार होता है। आपने पहले भी देखा, अभी भी देखा। क्या इच्छा शक्ति में कोई कमी दिखती? बिल्कुल कमी है, सरकार की नीति में कमी है। और सबसे बड़ी बात मैं ये बोलना चाहता हूं कि इतने गंभीर विषय में छत्तीसगढ़ ने देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर के नक्सलवाद एक बहुत बड़ा खतरा है, बावजूद इसके लगातार राजनीति हो रही है। मुझे लगता है कि ये राजनीति नहीं होनी चाहिए और छत्तीसगढ़ में नक्सल उन्मूलन के लिए दोनों दलों को जो है मिलकर के काम करना चाहिए। 15 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही और ये प्रहार 1, 2, 3 की बात करते हैं, हम 1, 2, 3 में करके नक्सलियों की कमर तोड़ दी बोल रहे हैं। तो भाई ये 2 साल में इतने नक्सली कहां पैदा हो गए? कांग्रेस की भी वही स्थिति है। कांग्रेस जो है सरकार की संवेदनशीलता से अगर पूरा था माओवादी अगर सरकार की संवेदनशीलता से इतने प्रभावित है तो ये नक्सली इतनी हत्याएं क्यों कर रहे हैं? दरअसल दोनों दल राजनीति कर रहे हैं। राजनीति नहीं करना चाहिए, दोनों दल खत्म नहीं करना चाहते। और एक ही यही पॉइंट से कारण बातचीत है को खत्म कि करूंगा, वक्त कम है। मैं एक ही बात से इस डिबेट को क्लोज करना चाहेंगे। ये अभी 41 का आंकड़ा है, ये सैकड़े के पार जाएगा तब सबको इसमें बड़ी घबराहट होगी। इससे पहले इस पर अंकुश लगाने के लिए काम करें, बेहतर स्थितियां बनेंगी बिना किसी पॉलिटिक्स के। आप सबका धन्यवाद, नमस्कार।